हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। आज हम एचटेट टीजीटी साइंस 2021 एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी पेपर हुआ था उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं क्वेश्चन के, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप एचटेट 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल दृष्टि साइंस पर ज़रूर विजिट करें। वहाँ पे साइंस से रिलेटेड फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वीडियोस अपलोड की गई हैं, थ्योरी क्लासेस हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो पेपर है यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो एक बार आप चैनल पे ज़रूर विज़िट करें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है इसमें आपको पता है कि 30 क्वेश्चंस जो हैं साइकोलॉजी से आएंगे। तो क्या क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत है। तो यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा कथन जो है निर्देशन की विशेषताओं के संबंध में गलत है। तो यहाँ पे जो है निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करता है। निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देना है। निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना चाहता है। निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करता है। तो निर्देशन के बारे में जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर 3। साथ में इंग्लिश में भी हैं, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो उसमें देख सकते हैं। तो ये कथन इसके अंदर गलत है कि निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना है। ठीक है, आगे देखो, एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है, तो उस चिंतन को हम क्या कहते हैं। परावर्तक चिंतन, अवधारणात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा अवधारणात्मक चिंतन, जिसको हम क्या बोलते हैं, परसेप्चुअल थिंकिंग बोलते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संबंध में गलत कथन है। तो यहाँ पे देखो, भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है, ये हमें बताना है। तो कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पे वो हम बताएंगे। देखो क्या है, संवेग भावनाओं के आधार होते हैं, भावनाएं जन्मजात होती हैं, समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं और वो अपनी स्थिति भी बदल देती हैं। ज़्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं है। तो इनमें से रॉन्ग जो स्टेटमेंट है वो है कि भावनाएं जन्मजात होती हैं। भावनाएं जन्मजात नहीं होती, भावनाओं को क्या करता है मनुष्य, अर्जित करता है। तो भावनाएं जन्मजात नहीं होती, ये क्या है यहाँ पे, भावनाएं जन्मजात होती हैं, ये क्या है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। आगे देखो, व्यवहार के अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे पुरानी विधि कौन सी है, ये हमें बताना है। प्रयोगात्मक विधि, नैदानिक विधि, मनोभौतिक विधि और आत्मनिरीक्षण विधि। तो यहाँ से जो है सबसे पुरानी विधि इसमें से है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 है आत्मनिरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो ये जो है सबसे पुरानी विधि है व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे पुरानी विधि है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है। अपराधी बालक कौन सा होता है और उसकी विशेषता नहीं है। तो देखो, विद्यालय संपत्ति को नष्ट करना एक अपराधी बालक होगा जो कि विद्यालय की संपत्ति को नष्ट करेगा। धमकी देना, उपहास करना और सताना, तो ये सारे ही गुण किसके हैं, अपराधी बालक के गुण हैं। आगे देखो, शरीर रचना में एस्थेनिक। तो शरीर रचना में एस्थेनिक जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये क्या है, किसी अपराधी बालक की विशेषता नहीं है। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है। तो इनमें से हमें ये बताना है कि बंडूरा ने कौन सा जो है विधि दी थी सही तरीके से। तो यहाँ पे देखो, अवधारणात्मक, धारणात्मक, अभिप्रेरणात्मक और उत्पादन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, अवधारणात्मक, फिर धारणात्मक, फिर उत्पादन और फिर अभिप्रेरणात्मक। इंग्लिश में देखेंगे अटेंशनल आएगा, फिर रिटेंशनल आएगा, फिर प्रोडक्शन आएगा और फिर मोटिवेशनल आएगा। तो ये सारी चीज़ें बंडूरा के द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत या फिर लॉजिकल ऑर्डर ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग प्रोसेस के अंदर दिए गए थे। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7, यह किसने कहा कि व्यक्ति तो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। मतलब ये बात किसने बोली कि पर्सनैलिटी इज
द सम ऑफ टोटल इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशंस। तो किसके द्वारा कही गई थी, कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने ये बात कही, तो ये वैज्ञानिक थे वैलेंटीन। वैलेंटीन ने जो है ये बात कही थी कि व्यक्ति तो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जो पर्सनैलिटी एक तरीके से ये नहीं कि जन्मजात होती है, या फिर ये नहीं कि वो उसने कम्प्लीटली एक्वायर की है बाहर के एनवायरनमेंट से, वो क्या होती है, दोनों का सम होती है। ये बात किसने कही थी, वैलेंटीन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में एक असत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन सा है, विकास में परिवर्तन निहित होता है, विकासात्मक पैटर्न अपूर्व अनुमेय होते हैं, आरंभिक विकास पश्चवर्ती विकास की तुलना में ज़्यादा संकटपूर्ण होते हैं, विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पादन है। तो यहाँ पे कौन सा कथन है सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है कि विकासात्मक पैटर्न अपूर्व अनुमेय होते हैं, द डेवलपमेंट पैटर्न इज अनप्रिडिक्टेबल। तो यहाँ पे ये अनप्रिडिक्टेबल नहीं आएगा, प्रिडिक्टेबल आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। आगे देखो, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं। तो कौन सी अवस्था में लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं, तो शैशव अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था में। तो इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन माना गया था, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, उत्तर बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था, दोनों में ही लड़कियां क्या होती हैं, शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं। लेकिन किशोर अवस्था के बाद जो है लड़के ज़्यादा फिजिकली जो होते हैं वो फिट हो जाते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है 9th क्वेश्चन के लिए 2 और 4 दोनों ऑप्शन को ही करेक्ट माना गया है। तो जिन्होंने ये किए थे दोनों का ही करेक्ट है। आगे देखो 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिक के अध्ययन क्षेत्र की है। तो कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है। तो इनमें से क्या आएगा, संज्ञात्मक प्रक्रियाएं, चेतना, संपूर्ण मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं, और 4th ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे अस्तित्व के तरीके और समस्याएं। तो यहाँ पे देखो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, 3rd ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा कि कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है। तो संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक जो प्रक्रियाएं हैं, मेंटल और बिहेवियरल प्रोसेस ए होल जो है वो एक तरीके से क्या है, समग्रवादी मनोवैज्ञानिक के अध्ययन क्षेत्र के बारे में है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्राइड ने किससे संबोधित किया है। सिगमंड फ्राइड ने बोला था कि लड़कियां जो होती हैं उनको अपने पापा से ज़्यादा लगाव होता है, और लड़के जो होते हैं उनको अपनी मदर से ज़्यादा लगाव होता है। तो पितृ प्रेम भाव को फ्राइड ने किससे संबोधित किया है, तो उसने क्या नाम दिया था सिगमंड फ्राइड ने लड़कियों का पिता के प्रति प्रेम, इसको क्या बोला गया था, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, मतलब इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इसको बोला गया था सिगमंड फ्राइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 12, कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं अथवा इसका ठीक उल्टा होता है। तो यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम है। जो प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे हैं वो कई बार मंदबुद्धि पैदा हो जाते हैं, या फिर कई बार मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे जो हैं वो प्रतिभाशाली पैदा हो जाते हैं। तो ये कौन सा नियम है, तो यहाँ पे देखेंगे प्रत्यागमन का नियम है, चयनित गुणों का सिद्धांत है, मातृ व पितृ पक्षों का नियम है, या संयोग का नियम है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसमें करेक्ट है। ये जो है प्रत्यागमन का नियम है, लॉ ऑफ रिग्रेशन है, जिसमें कि मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे जो होते हैं कई बार वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा बुद्धिशाली होते हैं, और कई बार बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे जो हैं वो मंदबुद्धि हो जाते हैं। तो ये है प्रत्यागमन का नियम। आगे देखेंगे 13 क्वेश्चन क्या है। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी सोच प्रक्रिया व्यक्तित्व की विशेषता है। कौन सी अंतर्मुखी सोच जो है वो प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है। तो यथार्थवादी और व्यवहारिक, अपनी बौद्धिक खोज में लीन, तथ्यों के साथ
सिद्धांत का समर्थन, अपने विचारों को आग्रह और दृढ़ता से प्रचारित करना। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? अपनी बौद्धिक खोज में लीन। ये जो है ये अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है। ठीक है, जो इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी होते हैं उनकी खोज है कि वो अपनी बौद्धिक खोज में लीन रहते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक जेम्स लोंजे संवेग सिद्धांत के द्वारा प्रदत्त सही श्रृंखला है? तो इनमें से कौन सी श्रृंखला सही है जो कि जेम्स लोंजे के संवेग सिद्धांत के द्वारा दी गई थी? तो देखो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। परिस्थिति हो गई, शारीरिक अशांति और मानसिक स्थिति। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले परिस्थिति आएगी, सिचुएशन आएगी, फिर शारीरिक अशांति, बॉडीली डिस्टर्बेंस और फिर उसके बाद मेंटल स्टेट, मानसिक स्थिति। तो ये किसके द्वारा? संवेग सिद्धांत में जेम्स लोंजे के द्वारा दिया गया था। को ध्यान भी रखना है ये चीज़ें कि संवेग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये भी पूछ सकते हैं। तो जेम्स लोंजे के द्वारा दिया गया था। क्या सही श्रृंखला थी? सिचुएशन, बॉडीली डिस्टर्बेंस और मेंटल स्टेट, ये क्या थी इसकी श्रृंखलाएं थी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित में से 15 निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? तो आकस्मिकता, नवीन परिस्थितियों में अनुक्रिया, आदत बल, अनुक्रिया का सहजता से होना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, आदत बल। हैबिट स्ट्रेंथ जो है ये इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मकता की अवस्था गॉर्डन ने अपनी साइनेटिक्स तकनीकी में प्रतिपादित नहीं की है? तो इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? पहला क्या है? संलग्नता, अंतर्भाविता, समान वस्तु की खोज, सत्गन और संकल्पना निर्माण। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आएगा सेकंड, क्या है? समान वस्तु की खोज जो है ये गॉर्डन ने अपनी साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की थी। बाकी सारी जो हैं वो गॉर्डन ने अपनी साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित की थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उसके लिए उपयुक्त नहीं है। तेजी से और आसानी से सीखते हैं, कठिन मानसिक कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, बहुत प्रकार की जानकारियाँ रखते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर बच्चे जागरूक नहीं होते, और जो कुछ उन्हें सुना या पढ़ा है उससे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो ये बात जो है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे तो वो होते हैं जो कि किसी भी बात को एक ही टाइम में कैच कर जाते हैं और बिल्कुल ही आसानी से वो उनकी समझ शक्ति, सोचन शक्ति बहुत ही तेज़ होती है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? वयः संधि अवस्था का आयु विस्तार क्या होगा? जो वयः संधि अवस्था का आयु विस्तार है वो क्या है? तो 11 से 16 वर्ष जो है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसको हिंदी में समझ में नहीं आएगा, वय संधि लिखा हुआ है, और इंग्लिश में जो है जैसे कि पुबर्टी स्टेज, तो पुबर्टी कई बार हिंदी में भी लिखा आ जाता है ये वर्ड। तो 11 से लेके 16 साल की जो उम्र होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पुबर्टी स्टेज बोलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आर्मी अल्फा परीक्षण को, का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, घन निर्माण और पोस्ट एलोंग्स परीक्षण। तो यहाँ पे जो है आर्मी अल्फा परीक्षण जो है ये बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है। नॉट इज ए टाइप ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आर्मी अल्फा जो है वो अनपढ़ लोगों के लिए किया गया परीक्षण था और आर्मी बिट्टा जो है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए था। तो आर्मी अल्फा जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, जीन प्याजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है? तो कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें वो अमूर्त तर्क, अमूर्त मतलब कि चीज़ों को बिना देखे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, बिना देखे उनके बारे में जो है बता सकता है, सोच सकता है? तो वो कौन सी उम्र होती है बच्चे की? वो होती है 11 से 14 साल की जो उम्र है उसमें बच्चा अमूर्त
जो थिंकिंग है वो शुरू कर देता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? यह किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन करने की क्षमता रखता है? तो ये बात किसने कही थी? कथन में से एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, तो जो मेन कथन है वो आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। तो ये बात किसने कही थी? अगर बुद्धि से रिलेटेड बातें आती हैं तो ये वो क्या होता है, या तो टर्मन मिलेगा, ठीक है। तो टर्मन जो है इसने ये बात कही थी कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन करने की अक्षमता रखता है। तो या तो स्टर्न होगा या फिर टर्मन होगा। तो ये बुद्धि से रिलेटेड 2-3 साइकोलॉजिस्ट ही हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में वही मिलते हैं तो ज़रूर उसी को ही टिक करना। आगे देखो, बच्चों के भीतर छुपे सांवेगिक घुटन, जो उनके अंदर हिडन इमोशनल सफोकेशन होती है, एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसके अंदर जो इमोशनल सफोकेशन होती है, जो पावर्स होती हैं उसके अंदर, उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है? सांवेगिक स्थिरता, सांवेगिक संवेदनशीलता, सांवेगिक विरेचन और सांवेगिक सामर्थ्य। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, सांवेगिक विरेचन। ठीक है। जो इमोशनल कैथेरेसिस होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? उसके अंदर से इमोशनल सफोकेशन को बाहर निकालना क्या कहलाता है? सांवेगिक विरेचन कहलाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो देखो, कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना, विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देना, समस्या समाधान करना और कक्षा में विचार विमर्श करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ये जो है ये जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी सारी जो हैं ये जिज्ञासा को शांत कर रही हैं। कोई बच्चा प्रश्नों के उत्तर देगा तो जिज्ञासा शांत होगी, समस्या का समाधान होगा तो समस्या जो है तो क्या होगी? जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति संतुष्ट होगी। कक्षा में विचार विमर्श करेंगे तो भी क्या होगी? इससे जिज्ञासा शांत होगी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। रोडसा शाही धब्बा परीक्षण के अंदर कितने कार्ड जो है लिए गए थे? तो 10 कार्ड जो है रोडसा शाही धब्बा परीक्षण, जो रोडसा इंक ब्लॉट टेस्ट था उसके अंदर 10 कार्ड लिए गए थे। आगे देखो, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट E.L. थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को जो है शैक्षिक एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर बोला जाता है, E.L. थॉर्नडाइक को। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 26। सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था? सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था? J.L. मोर्नो के द्वारा। J.L. मोर्नो के द्वारा सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे क्या है आगे। एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? तो एरिक्सन ने जो है वो मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं दी थी, तो उसमें से ये बताना है कि चौथी अवस्था कौन सी है। तो चौथी अवस्था है परिश्रम प्रियता बेनामहीनता। ठीक है, परिश्रम प्रियता बेनामहीनता। इसकी बहुत सारी जो हैं मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं दी गई हैं और वो सारी आपको अच्छे से लर्न करनी है और नंबर वाइज लर्न करनी है कि पहले नंबर पे कौन सी थी, दूसरे नंबर पे कौन सी थी। तो यहाँ पे चौथी अवस्था के बारे में पूछा गया है। चौथी अवस्था है परिश्रम प्रियता बेनामहीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरेटरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? देखो, रोस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा गया है? तो कौन सी अवस्था है जो है स्यूडो मैच्योरिटी स्टेट है, जहाँ पे बच्चा एक्चुअल मैच्योर नहीं हुआ है लेकिन वो कोशिश करता है या फिर वो दिखाता है कि वो पूर्ण रूप से मैच्योर है। तो बाल्य अवस्था की जो है अवस्था वो ऐसी होती है, चाइल्डहुड स्टेज, जहाँ पे बच्चा अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है लेकिन एक्चुअली वो बड़ा नहीं होता, वो बच्चा ही होता है बाल्य अवस्था में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है? तो कौन सी रक्षा युक्ति है ये? तदात्मीकरण जो है रक्षा युक्ति है ये, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन
नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा बाल्य अवस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है। सामान्य भाषण विकार कौन सा नहीं है, बाल्य अवस्था, ऊर्जा की कमी। क्योंकि बाल्य अवस्था के अंदर देखो कौन सी चीज़ें होती हैं, ऊर्जा की कमी नहीं होती, बच्चे के अंदर भरपूर ऊर्जा होती है, इस टाइम में बहुत ही एक्टिव होता है बच्चा। तुतलाना जो है वो उसकी भाषण अगर देगा तो थोड़ा सा तुतलाना उस उम्र में होता है बच्चे के अंदर, अस्पष्ट उच्चारण भी करेगा, हकलाना भी होगा, लेकिन ऊर्जा के अंदर कमी नहीं होगी। तो बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार, ऊर्जा में कमी नहीं है। तो ये हमने साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।